हेलो एवरीवन, यदि आप इस सामाजिक विज्ञान का सेंटअप का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। उसके बाद में सेंटअप के एग्जाम पेपर में सेम टू सेम पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मोबाइल के कोई भी ब्राउजर में चले आना होगा और यहाँ पे आकर questionforexam.com को सर्च कीजिएगा। इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप गूगल में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप आएंगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ में भी आपको ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा। इसी पे आपको सिंपली एक बार टच कर देना है। जैसे एक बार टच कीजिएगा तो नीचे आप देख पाएंगे कि BACB यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप एग्ज़ाम 2022 और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत या अंग्रेजी सभी विषय का सेंटअप का एग्ज़ाम पेपर जो वायरल हुआ है वो आप आसानी तरीके से आकर डाउनलोड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोशल साइंस का डाउनलोड करते हैं। उसके बाद में इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। डाउनलोड वाले पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ PDF के रूप में डाउनलोड होना चालू हो गया है और इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पेपर है जो आपका सेंट्रल एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे पूछा गया है कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, आप सभी को मालूम होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। उसके बाद में इसी प्रकार से बहुत सारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, आप सभी को मालूम होगा कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के माध्यम से किया गया था। तो चलिए इस प्रकार से तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का तरीका सीख ही लिए हैं। अब आइए सोशल साइंस का हम लोग क्वेश्चन पेपर का आंसर की जानने जा रहे हैं कि आखिर 1 से लेकर 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कैसे किया जाएगा। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल में बोला गया है कि तीन-कठिया प्रणाली किस पे लागू की गई थी। याद रखिएगा, बिहार के चंपारण जिला में जितने भी किसान हुआ करते थे सभी किसानों से अंग्रेज ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उन्हीं पर तीन-कठिया प्रणाली भी लागू की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब किसानों पर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति। ऑप्शन डी में दिया जाएगा चेम्सफोर्ड समिति। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सुप्रसिद्ध जिला सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नवादा जिला में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो दोस्तों, नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। चूँकि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुत सारे दलों को एक साथ संगठित करके गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 ईस्वी की बात है जब भारत में आपातकाल की घोषणा लागू कर दी गई थी। उसके बाद में है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि भारत देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था और ठीक 1 साल बाद 1948 ईस्वी की बात है जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था। और 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक उसी समय बांग्लादेश जो था वो स्वतंत्र हो गया था। और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो याद रखिएगा टका। और कब स्वतंत्र हुआ, तो 1971 में। उसके बाद में कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, भारत में राजस्थान से पंचायती राज संस्था की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी, तो सन 2005 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ एक ऐसा ऑप्शन है जो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। उसके बाद में
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? याद रखिएगा, भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्टकट में आरबीआई के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 15 कहता है, कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन का सही जवाब 1 मार्क हो जाएगा। और सोने की शुद्धता की जांच करने के लिए किस मार्क का प्रयोग किया जाता है? तो हॉल मार्क हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 16 कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, प्राथमिक अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का जो संबंध है वो कृषि से है। यही कारण है कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद में है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसे अधि केंद्र कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 18 में पूछा जाएगा, सुनामी का संबंध है। तो दोस्तों, सुनामी समुद्र में उत्पन्न होता है, अतः हम कह सकते हैं कि सुनामी का संबंध समुद्र से है। उसके बाद में है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। उसके बाद में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा है, यानी वैसी आपदा जो प्रकृति कारणों से घटित होती है। ऐसे तमाम आपदाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदा हैं। उसके बाद में है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो दोस्तों, खरीफ फसल जैसे धान हो गया, धान हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सभी खरीफ फसल होते हैं। उसके बाद में रबी फसल की बात करें तो गेहूँ, जौ, तिलहन, ये तमाम फसल जो है ये रबी फसल होते हैं। खरीफ फसल होते हैं चावल, धान, मक्का। उसके बाद में है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो दोस्तों, बाढ़ पर नियंत्रण करना ऑपरेशन फ्लड कहलाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 23 को देखिए, काफ़ी सिंपल सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हम आप सभी को बता चुके हैं कि सन 1935 ईस्वी में भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उसके बाद में कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? याद रखिएगा, सन 1861 ईस्वी में भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट मुंबई में स्थापित किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 25 में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो संचार का जो सेवाओं का अंग है वो समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है और टेलीविज़न भी है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये सभी है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व अर्थव्यवस्थाओं के समन्वय, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 28 कहता है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? तो दोस्तों, हरित क्रांति का जो संबंध है वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है, जिसके अंतर्गत कृषि भी आता है। तो बोला जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित क्या है? तो कृषि या हरित क्रांति। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 1935 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में बिहार राज्य है, याद रखिएगा, बिहार जो राज्य है ये कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि बिहार के तमाम लोगों का मुख्य आजीविका जो है वो कृषि है। उसके बाद में क्वेश्चन 31 में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो वह है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ही तमाम लोगों को रहन सहन के स्तरों को प्रभावित करता है। बिहार में कितने ज़िले हैं? काफ़ी सिंपल सवाल है दोस्तों। बिहार में ज़िलों की संख्या 38 है। बिहार और भारत में कितने राज्य हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिएगा। भारत का जो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO के माध्यम से किया जाता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के माध्यम से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ा राज्य है? दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे ही राज्य बिहार को पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 39 से पूछा जाता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है वो है अधिक सिंचाई। उसके बाद में क्वेश्चन 40 से पूछा जाएगा कि सोपानी कृषि प्रचलित है। तो है दोस्तों, सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। उसके बाद में जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। और जर्मनी का एकीकरण कब हो गया था? कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं।
उसके बाद में है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। याद रखिएगा सन 1871 ईस्वी की बात है, जब इटली के एकीकरण के साथ साथ फ्रैंकफर्ट की संधि पे हस्ताक्षर भी की गई थी। उसके बाद में कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आविष्कारक का नाम है हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी के माध्यम से ही सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था। उसके बाद में है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। और ये आंदोलन कब हुआ था, तो सन 1942 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्वकार कौन थे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह में चलाया गया अंतिम आंदोलन क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 ईस्वी में। उसके बाद में है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। याद रखिएगा दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, जिसकी रचना किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था, तो 1867 ईस्वी में किया था। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थे। इसके संस्थापक कौन हैं, A.O. ह्यूम हैं। और प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद में है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह में जो चलाया गया आंदोलन, पहला जो आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। यानी सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने चंपारण अर्थात मोतिहार जिला में किया था। उसके बाद में मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण यानी पैसा का जो आविष्कार है वो सबसे पहले चीन में हुआ था। उसके बाद में है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसके बाद में क्वेश्चन 50 को देखिए कि निम्नलिखित में से खनिजों को उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, यानी किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है। तो लोहा एक ऐसा खनिज है जिसे उद्योगों की जननी मानी जाती है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कुछ में 51 में पूछा जाता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो दोस्तों कोयला की हालांकि कई प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, ये सभी के सभी कोयला के प्रकार है। लेकिन सबसे उत्तम जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। अगला सवाल है कि गंडक परियोजना है। तो दोस्तों गंडक परियोजना बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और पश्चिमी चंपारण में कहाँ, तो वाल्मीकि नगर में। तो मोतिहारी, बेतिया, छपरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वाल्मीकि नगर में। उसके बाद में है निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वन है, यानी वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, यानी MP हमारा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद में अगला सवाल है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो दोस्तों कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में स्थित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, भागलपुर जिला। उसके बाद में है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा होता है। याद रखिएगा सूखे के लिए जो उत्तरदायी कारक है वह है वर्षा में कमी। जब वर्षा कम होगा तो जाहिर सी बात है सूखा होने लगेगा। और इसके बाद में कि बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। तो दोस्तों बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर बिहार है, जो कि उत्तर बिहार में नेपाल पड़ता है, जहाँ पे बाढ़ की भयावह स्थिति हमेशा बनी रहती है। उसके बाद में क्वेश्चन 57 को देखिए कि एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो एशिया एवं यूरोप के बीच में प्राचीन काल से जो व्यापारिक मार्ग था, यानी व्यापार करने के लिए जो आने और जाने का जो मार्ग था अर्थात रास्ता था, उस रास्ता का नाम है रेशम मार्ग। उसके बाद में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। याद रखिएगा सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। और असहयोग आंदोलन के साथ साथ भारत में एक और आंदोलन चलाया जा रहा था जिसका नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो ये सन 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी तक चलाया गया था। ऑप्शन डी में दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, और यह 1942 ईस्वी में चलाया गया था। और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि चौरा चौरी जो कांड हुआ था सन 1922 ईस्वी में, तो चौरा चौरी कांड जो 1922 में हुआ था, इसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन को बंद किया था,
तो असहयोग आंदोलन को बंद किया था, यानी 1920 से 22 तक चल रहे आंदोलनों को महात्मा गांधी को बंद करना पड़ा था। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और मजदूर संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में अभी केंद्र शासित जो प्रदेश है वो 9 है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये दोस्तों, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पास हुआ था? तो सूचना संबंधी कानून जो था वो सबसे पहले राजस्थान में पास किया गया था। कब किया गया था? तो सन 2005 ईस्वी में पास किया गया था। और इसके बाद में है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है? तो दोस्तों, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का ही कहना था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 63 कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के रूप में प्राप्त हुआ था? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है वो 72वां संविधान के संशोधन में प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 72वां संविधान संशोधन। उसके बाद में है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, यानी लोकतंत्र आखिर भारत में क्यों सफल नहीं हो पा रहा है? तो भारत में लोकतंत्र के सफलता में जो मुख्य बाधा है वो अशिक्षा है, यानी शिक्षा की कमी, गरीबी है और बेरोजगारी है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और इसके बाद में क्वेश्चन 65 को देखिए कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों, बिहार में जो है ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वहीं पे लैटेराइट की बात कीजिएगा तो कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी भी होता है। उसके बाद में है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी सिंपल सवाल है, याद रखिएगा। आयुर्वेद का जो जनक है ये महर्षि चरक को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है? याद रखिएगा, पूरे भारत में पूछा जाएगा तो 60% वन का विस्तार है। केवल बिहार में पूछा जाएगा तो वन का विस्तार 7% है। और कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो वैसे स्थिति में मध्य प्रदेश हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? याद रखिएगा, अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है, तो वहीं पे सबसे घटिया कोयला पीट होता है। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, यानी वह कौन ऐसे फसल है जिसे रोपा या बोया नहीं जाता है? पहला ऑप्शन रबड़, गन्ना, धान, चाय। याद रखिएगा, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रबड़। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का सही जवाब गन्ना होगा? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 71 को देखिए, तो क्वेश्चन 71 कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो यहाँ पे खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन में दिया गया है गेहूँ, मकई, जौ और धान। खाद्यान्न फसल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब बता सकते हैं। और इसके बाद में है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे बिहार में कितने प्रतिशत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि की जाती है? तो बिहार में 60% भूमि पे कृषि की जाती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यही कारण है कि बिहार को कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत बार पूछा गया है कि बिहार में रज्जू मार्ग आखिर कहाँ है? तो ये राजगीर में पड़ता है। तो बिहार शरीफ, गया और बांका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब राजगीर हो जाएगा। और इसके बाद में है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? याद रखिएगा, मध्य युग में ही सासाराम नगर का विकास हुआ था। एक और सवाल पूछा जाता है कि प्रसिद्ध मुगलिया सल्तनत के शासक शेर शाह सूरी का जन्म मकबरा कहाँ पे है? तो ये सासाराम हो जाएगा। अगला सवाल है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो दोस्तों, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय का जो संबंध है वो भाखड़ा नांगल बांध से है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद में सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है, यानी वो कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे भूस्खलन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमेशा प्राकृतिक आपदा घटित होने की संभावनाएं बनी रहती है। उसके बाद में क्वेश्चन 77 को देखिए कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, यानी बिहार का कौन ऐसा भाग है जो हमेशा सुखाड़ की चपेट में रहता है। तो वह है उत्तर बिहार, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद में है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। हम आप सभी को अभी अभी बताए हैं कि सन 1871 ईस्वी की बात है जब इटली के एकीकरण के साथ साथ फ्रैंकफर्ट की संधि पे हस्ताक्षर भी की गई थी। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और इसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया है कि 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित किया गया था। तो 1830 ईस्वी के जुलाई क्रांति के बाद में जो फ्रांस में जो शासन स्थापित किया गया था वो है संवैधानिक राजतंत्र, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। और लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी, तो 1923 या 24 में हो गई थी। और लेनिन के द्वारा कौन सी नीतियों को अपनाया गया था, तो नई आर्थिक नीति अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो सन 1921 ईस्वी में अपनाया गया था। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता दिए हैं सेंटअप का एग्जाम पेपर के लिए 1 से लेकर 80 तक के सोशल साइंस का तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर, जो कि आपके सेंटअप एग्जाम के साथ साथ मैट्रिक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो एग्जाम से पहले देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही बिहार बोर्ड से जुड़ी तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी छात्र एवं छात्राएँ सेंटअप एग्जाम का आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।